सिर्फ वह जीर्ण शीर्ण कंबल कर रहा है। होरी अंधेरे में अपने जीवन का साक्षात्कार करता है। गुप्त अंधेरे में जीवन के बहुत सारे सत्य नजर आते हैं। होरी के पास बाप का कंबल है। जर्जर कंबल उस दांत की तरह है जो चबाने के काम का नहीं बल्कि दुखाने का काम करता है। प्रेमचंद पहले पूस की रात में फिर गोदान में उस सत्य को उद्घाटित करते हैं कि किसानी उस व्यवस्था में जीविकोपार्जन नहीं बल्कि पैरों की जंजीर बन गई थी। आज भी वही है। उस व्यवस्था की क्या बात करें। आज कोरोना संकट में आप देख लीजिए कौन मर रहा है। किसान ही मर रहा है। किसान मजदूर ही मर रहे हैं। हम मध्यवर्गीय बहुत आराम से हम लोग अपने घर के अंदर हैं। मैं आपको वीडियो रिकॉर्डिंग करके लेक्चर भेज रही हूँ, पीपीटी भेज रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं। ज़रा उनकी कल्पना कीजिए, उन बच्चों की कल्पना कीजिए जो मज़दूर के बच्चे हैं, जो झोपड़ी में रहते हैं। आज भी इतनी मूसलाधार बारिश हुई, हम तो हीटर जला लेंगे, उनके पास तो आग भी नहीं जला सकते। वो जो झोपड़ी में रहते हैं, सब कुछ गीला गीला है। वो क्या पढ़ेंगे? खाने को तो मिल नहीं रहा है। जो रोज़ कमाते हैं एक दिन में, जिनको 100 रुपया 200 रुपया या जितना मेहनताना है, मान लीजिए मैक्सिमम जो मिल रहा है वही मिलता रहा होगा कोरोना से पहले, लेकिन अभी तो वो भी नहीं मिल रहा है ना। तो उनकी ज़िंदगी कैसे चल रही है? तो किसानी हर व्यवस्था में पिसता है। हर समय किसान और मजदूर वो हर व्यवस्था में पिसता आ रहा है, पिसता था, पिसता रहेगा। अगर इसी तरह की व्यवस्था, यही सामाजिक संरचना हमारी बनी रहेगी तो। अब देखिए, एक चीज़ इस गोदान में एक और चीज़ रेखांकित करने वाली है जो प्रेमचंद दिखाना चाहते थे। एक तो किसानी और दूसरा मजदूर वाली समस्या। किसान छोटी सी भी ज़मीन का, एक छोटी ज़मीन का भी उसके पास टुकड़ा है, फिर भी वो चाहता है कि वो किसान ही बना रहे हैं। और ये सबसे बड़ी समस्या जो मर्यादा की समस्या जो है ना, मर्यादा, ये सबसे बड़ी समस्या है। पिछली क्लास में भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि होरी सबसे ज़्यादा पिसता है मर्यादा की समस्या के कारण। वो चाहता तो मजदूरी कर सकता था, किसी अन्य के खेत में जाके कर सकता था, या बाहर जैसे बाद में गोबर चला जाता है विद्रोह करके, वैसे वो भी चाहता तो जा सकता था, लेकिन नहीं, वो नहीं जाना चाहता। क्यों? क्योंकि अगर वो जाएगा तो लोग हंसेंगे। फिर लोग उसको, जो अभी महतो कहते हैं, जो महतो कोट अनकोट महतो शब्द है, वो नहीं कहेंगे। लोग उससे कुशल क्षेम उस तरह से नहीं पूछेंगे जैसे कि एक किसान से पूछते हैं। किसान और मजदूर के बीच भी एक फाक है, एक वर्ग, उन दोनों में भी एक वर्ग है। हाँ, इसको वर्ग के तरीके से समझिए। देखिए क्या है कि गोदान की त्रासदी अगर हम देखें तो हल्कू से थोड़ी भिन्न है। होरी निष्ठापूर्वक कृषक धर्म निभाता है। जब तक होता है खेती को कलेजे से लगाए रहता है। जरा सी ज़मीन की मर्यादा जिंदा रखने के लिए वह सर से पांव तक कर्ज में डूब जाता है। घर भी गिरवी रख देता है, बेटी भी बेच देता है। एक तरह से अपनी दूसरी बेटी को तो वो बेचता ही है ना। कोई बाप चाहेगा कि वो अपने उम्र के आदमी से अपनी बेटी की शादी करे? कोई नहीं चाहेगा। तो जब वो सोना की शादी तो हो जाती है अच्छे घर में, लेकिन उसकी छोटी बेटी, उसकी शादी में देखिए क्या है, उसकी शादी होती है, जो दूल्हा है वो करीब होरी के एज का है। हाँ, तो ये
कह सकते हैं कि वो बेटी को बेच देता है, फिर भी अपनी मर्ज़ात कायम न रख सकता है। अंततः अंत में जाके जो एकदम से नहीं करना चाहता था वो मजदूरी भी करता है, फिर भी जिंदा नहीं रह पाता। पूरे गोदान में अपनी पूर्ववर्ती कहानियों को उपन्यास के प्रत्येक सोपान पे प्रेमचंद पिरोते चलते हैं। यह सहज ही हम देख पाए थे। अब देखिए, इसमें और भी गोदान में कुछ और समस्या दिखाया गया है। जैसे कि एक और आप इसको ले सकते हैं, विधवा विवाह समस्या। प्रेमचंद विधवा विवाह के बड़े हिमायती रहे हैं, सब जानते हैं। उन्होंने खुद भी किया है शादी, तो उन्होंने स्वयं भी विधवा विवाह किया था शिवरानी देवी से। गोदान में गोबर और झुनिया के प्रणय से पूर्व भी वह प्रतिज्ञा में विधवा विवाह प्रचलन की सामाजिक साहित्यिक स्थापना दे चुके थे। 1929 में लिखित अलग्योजा कहानी में विधवा की करुण दशा तथा बाद में उसके प्रणय से सुखी उस युवती के मनोवेग को दर्शा चुके थे। कहानी में पुनिया, जो अभी युवती ही है, विधवा हो जाती है। जिंदा जीवन भी नरक जैसा नीरस हो जाता है, ना बोलचाल में रस, न बना श्रृंगार के शुद्ध। असमय हंसते खेलते जीवन को बिखरते देख उसका देवर उसे प्रेम करने लगता है, जिसकी खबर उसकी सास उसे देती है। उसके मनोभावों को पुनिया से बताती है। पुनः बसंत हरा हो जाता है, यौवन जाग उठता है। राजेंद्र बेदी का एक उपन्यास है, मैं एक चादर, राजेंद्र सिंह बेदी का एक उपन्यास है, एक चादर मैली सी। यह साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत है। इस उपन्यास में बेदी जी, उन्होंने इसमें भी विधवा विवाह को दिखाया है कि किस तरह से एक औरत जिसके पति की मृत्यु हो जाती है, तो किस तरह अपने जीवन में मुरझा जाती है। और माफ कीजिएगा, और शादी के बाद जब उसका पुनर्विवाह उसके देवर के साथ हो जाता है, तो किस तरह से उसकी ज़िंदगी हरी भरी हो जाती है। किस तरह से उसके जीवन में परिवर्तन आता है। बहुत बहुत मार्मिक उपन्यास है, अगर समय मिले तो पढ़िएगा। वो पतली सी उपन्यास है। इस उपन्यास के बारे में कृष्णचंद्र लिखते हैं कि कमबख्त, तुम नहीं जानते तुमने क्या लिख दिया है। राजेंद्र सिंह बेदी के उपन्यास एक चादर मैली सी में पंजाब की एक रस्म की मार्मिक कथा है, जिसमें बड़े भाई की मौत के बाद छोटा भाई अपनी भाभी को अपना लेता है और इस रस्म को चादर डालना कहते हैं। एक चादर मैली सी का नायक की पिटाई करके उसे रस्म में शामिल किया जाता है। कथित सुहागरात पर भाभी अपने बेटे जैसे देवर को हल्दी पिलाती है और सारी रात उसके जख्म सहलाती रहती है। एक चादर मैली सी नाम से ही 1986 में इस उपन्यास पर फिल्म का निर्माण भी हुआ है। मानवीय करुणा व नारी की कोमल भावनाओं को साकार करने वाला यह उपन्यास अत्यंत हृदयस्पर्शी है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप वहाँ से अगर जोड़ के देख सकें तो आप देख सकते हैं। और
एक और उपन्यास है, एक माफ कीजिएगा, गोदान में एक तो जैसा मैं बता रही थी विधवा समस्या के बारे में कि इस चीज़ों को भी रेखांकित किया गया है। गोबर और झुनिया, उसका प्रणय प्रसंग आप पढ़े ही होंगे कि किस तरह से होता है। झुनिया विधवा होती है, वो दूध बेचने जाती है तो उसको बहुत मतलब बहुत सारे लोग किस तरह से विधवा को किस नज़र से देखते हैं वो दिखाया गया है इस उपन्यास में, और किस तरह से फप्तियाँ कसते हैं विधवा पे। तो वो जानती है कि अगर एक विधवा की समाज में क्या स्थिति है, अगर वो अपना मुंह खोलेगी तो 10 लोग मन बहलाने के लिए तो आ जाएंगे, है ना, लेकिन जो सच्चा साथी है वो जानती है कि वो नहीं मिल पाएगा। तो गोबर से जब प्रेम प्रसंग चलता है तो पहले झिझकती है, फिर किस तरह से उसका प्रेम प्रसंग आगे बढ़ता है, और जो भी है वो बातचीत उसको आप ध्यान से देखिए तो या उस प्रसंग को पढ़िए। तो अगर प्रेमचंद चाहते तो इस पूरे प्रसंग को गोदान में काट भी सकते थे। ज्ञानेंद्र यहाँ भी इस चीज़ पे भी ज्ञानेंद्र ध्यान इंगित करते हैं कि गोदान का जो प्रेम प्रसंग है झनिया और गोबर का, उसमें वो कहते हैं कि जो गोबर और झनिया का प्रेम प्रसंग चल रहा है, इतना रस लेके कौन प्रेम करता है। प्रेम तो बस हो जाता है, इस तरह से बोल बाल के प्रेम नहीं होता। लेकिन आप उस मनोस्थिति को समझिए, मन स्थिति को समझिए जो झुनिया का है। हाँ, वो तो रोज़ उसका काम है, वो बाहर जाती है, रोज़ लोगों से दो चार होती है, वो जानती है कि कौन मन बहलाव के लिए आ रहा है और कौन सचमुच उसको तवज्जो दे रहा है। तो कहीं ना कहीं इस चीज़ों को दर्शाने का भी काम प्रेमचंद गोदान में करते हैं। एक अन्य सोपान जहाँ प्रेमचंद गोदान में गाय की भारतीय किसान की प्रतिष्ठा और साथ से रूबरू कराते हैं। औपनिवेशिक भारत तमाम सामाजिक कुप्रथाओं में जकड़ा हुआ था। भारतीय किसान गाय को रखना जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य मानता था, किंतु यह छोटी सी साध भी उस अभागे के भाग्य में न होती। गोदान का होरी तो गाय लेकर मानो तबाह हो गया। गाय लेकर उसकी मुसीबतों में बेतहाशा वृद्धि हुई। छोटे भाई हीरा ने उसे जहर खिला दिया, एक तो 80 रुपये उधार में, फिर ऊपर से मौत। होरी ही हीरा के पापों का दंड भी भरता है। ध्यान दीजिए, कोड में खास किसी नौबत। अलग्योजा में पुनिया के ससुर भोला महतो गाय की इच्छा लिए ही चल बसे। बेचारे जीवन भर प्रयत्न करते रहे किंतु असफल ही रहे। होरी से झिंगुरी सिंह गाय बेचने के लिए कहते हैं क्योंकि वह उनके पास कर्जा लेने जाता है। ऐसा ही विवरण प्रेमचंद ने मुक्तिधन कहानी में दिया है। रहमान एक गरीब किसान है, उसने एक खूबसूरत गाय पाली है। जमींदार का लगान चुकाने के लिए उस किसान को अपनी सबसे प्रिय गाय को बेचना पड़ता है। प्रेमचंद ने किसानों की मजबूरियों को और जीवन की सत्यता को परखा था, जिसे वे पूर्ण रूपेण गोदान में दे सके। हीरा के गौहत्या प्रायश्चित के समान इससे पूर्व प्रेमचंद मुक्ति मार्ग में इसे दर्शा चुके थे, जो किस तरह से प्रायश्चित हीरा करता है गौहत्या का। इस तरह की तमाम चीज़ें, मतलब कहने का अर्थ यही है कि गोदान में जो चीज़ों को लाते हैं, ये बहुत सारे मुद्दों को उठाते हैं। छोटी छोटी कहानियों में वो पहले भी इन मुद्दों को बता चुके हैं और गोदान में इन चीज़ों को एक विस्तार देते हैं वो। चाहे ऋण की समस्या हो, चाहे किसान से मजदूर बनने की बात हो, चाहे विधवा विवाह की बात हो,
या फिर मज़ाद वाली बात हो, कहीं ना कहीं उनकी कहानियों में हम इन सब चीज़ों से दो चार होते रहे हैं। और इसको अगर एक जगह कहीं देखते हैं तो वो गोदान है। शुक्रिया, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।